अमित पांडे, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ हेल्थ केयर हॉस्पिटल में एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट। ये जो पेशेंट है ज्योति कछवा, ये 8 दिसंबर को रात्रि 1 से 1:30 के बीच में सीवियर लेबर पेन के साथ हॉस्पिटल में आई। प्राथमिक जांच के दौरान हमें ये पता चला कि उन्हें जो पिछला उनका सिजेरियन ऑपरेशन का जो टाका था वहां पे काफी पेन हो रहा था, जिसे हम सीवियर लेबर पेन कहते हैं। बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ था 2 से 3 उंगल, और बच्चेदानी के अंदर से गंदा पानी निकला। इसका ये मतलब है कि बच्चे ने अंदर म्यूकोनियम पास किया, जिसे लैट्रिन कहा जाता है, और बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही थी। और इस बात की जानकारी हमने उनके परिजनों को, उनके हस्बैंड को दी, और ऐसे में तत्काल जो होना होता है, ऑपरेशन इमीडिएटली करना होता है, इस बात की हमने उन्हें सलाह दी। और बाद में उनकी सहमति के बाद में हमने ऑपरेशन के लिए पूरी टीम के साथ, पूरी तैयारियों के साथ हमने किया। उनके पास ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, वो सभी करवाए। और ऑपरेशन में जो हमें लग रहा था कि बच्चेदानी का टाका कमजोर हुआ होगा, वो चीज हमें नजर आई। बच्चेदानी का टाका काफी थिन हो चुका था और बच्चा मृत अवस्था में था। फिर डिलीवरी के बाद हमने उनके परिजनों को दिखाया, मृत बच्चा है, उन्हें हैंडओवर किया। उन्हें बताया कि बच्चे की जो नाभि है पूरी तरह से काली हो चुकी है। बच्चे का जो शरीर की जो चमड़ी है, पीलिंग ऑफ स्किन, जिसे हमारे मेडिकल टर्म में मैसरेशन कहा जाता है, वो निकलना शुरू हो गया था। मतलब चेहरे के पास, फेस के पास, चेस्ट और एब्डोमेन में। और संभवतः बच्चे की मृत अवस्था अंदर 12 से 24 घंटे के लगभग ज्यादा हुई होगी, इस बात की जानकारी दी, क्योंकि बच्चे की नाभि भी पूरी तरह से काली हो गई थी। इसका यह मतलब है कि बच्चे में खून जाने का काफी समय से ही रुकावट आ गई थी। और उसके बाद में हमने उन्हें हैंडओवर किया। सर, इसमें एक सबसे बड़ा जो सवाल ये था कि जिला चिकित्सालय से इस पेशेंट को रेफर कर दिया गया था जबलपुर के लिए, क्योंकि वो फिर आपके पास आए, आपने इसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया? देखिए, जिला अस्पताल ने उनको जो रेफ़र किया, वो हमें नहीं पता उन्हें किस कारण से उनको जबलपुर की रेफ़र किया गया। चूँकि हमारी टीम ऐसे केसेस नॉर्मली हैंडल कर सकती है। मंडला क्षेत्र में जैसे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्षा आर्य हैं, ऐसे केसेस, और डॉक्टर अमित पांडे, चूँकि ये पहले ये नागपुर से पास आउट हैं और ये इसके पहले जयपुर में कार्यरत थे, ये बड़ी सिटीज़ में कार्यरत थे, और इनको ऐसे केसेस हैंडल करने का एक लंबा अनुभव है। और हमें मालूम है कि इस प्रकार के केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मरीज की जान बताना, क्योंकि हमें क्लिनिकल ग्राउंड से ये पता चल चुका था कि बच्चे की धड़कन नहीं थी। हमारा प्राइम उद्देश्य, प्राथमिक जो पहली नज़र में हमको लग रहा था कि हमें किसी भी तरह से मदर की जान बचानी है, और हम वो करने में सक्षम रहेंगे। इसी आधार पर उन्होंने अपने क्लिनिकल जो ग्राउंड्स हैं, इन्हें अपने एक्सपीरियंस, स्किल, जिसको सर्जिकल स्किल्स बोला जाता है, उसके आधार पे इस केस को हमने एक्सेप्ट किया, और उस माँ को, जो मदर थी, उसको सुरक्षित रूप से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें क्यों केस एक्सेप्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब पेशेंट यहाँ आया था तब आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा। ऑब्जर्वेशन के दौरान ये पता चला होगा कि जो अंदर भ्रूण है उसकी डेथ हो चुकी है, बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो ये आपने उनको लिखित में हमारे लिखित में उनसे उनको बताया गया है कि भाई बच्चे की हार्ट बीट नहीं मिल रही है। हाँ। तो हो सकता है बच्चा मृत पैदा हो। ये क्लिनिकल ग्राउंड से प्लस डॉपलर रहता है जो हमारे पास में उपलब्ध, ये बताया, इसकी सहमति है हमारे पास में। वो सहमति अब दिखाओ, सहमति, वो सहमति लेके ही उनसे ऑपरेशन किया गया है। ये बताया गया है उनको कि बच्चा हमें क्लिनिकल ग्राउंड्स पे डॉक्टर पहले एग्जामिन करता है, फीटल डॉपलर बोला जाता है उस चीज़ को, उसमें हार्ट बीट बच्चे की नहीं मिल रही थी, ये चीज़ थी। और उसको बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी शायद इसलिए रेफर किया गया था कि वो इंट्रायूटेराइन डेथ था, उनको भी वहाँ पे फीटल आउटकम नहीं मिले। मतलब पेशेंट के परिजनों को ये पता था? बिल्कुल निश्चित रूप से उसकी सहमति है हमारे पास में कि मरीज के परिजनों को पता था, और ये बता के ही उसको ऑपरेट किया गया। ये इसकी लिखित सहमति है। इसको फोकस करेंगे, कैसे करेंगे? फोकस कर लीजिए, पढ़ के सुनो। देखिए, मेन हॉस्पिटल के हमारे पास में कोई भी हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए हैं, हमारे पास में लिखित में कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे, उनके रिकॉर्ड्स नहीं थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, इसलिए वहाँ कोई भी वर्डिक्ट मैं नहीं दूंगा। देखिए क्या होता है, आरोप लगाया सर कि वो कट मारेगी। देखिए लापरवाही का भी जी, जब कोई व्यक्ति मृत होता है, मृत होने के बाद जब ज़्यादा टाइम इलाज हो जाता है, ज़्यादा टाइम बीत जाता है,
आप लोगों ने कभी एक ड्रॉनिंग या डूबे हुए व्यक्ति का शरीर देखा होगा, वो जब ज़्यादा टाइम पानी में पड़ा रह जाता है तो उसके बाद में उसकी स्किन जो पीलिंग होती है, स्किन की पीलिंग बोलते हैं उसको, स्किन का निकलना बोलते हैं या स्किन का गलना बोलते हैं। तो बच्चे को जब यूट्रस से डिलीवर किया जाता है तो नेचुरली डीग्लोविंग होती है स्किन की। स्किन जब सड़ चुकी है उसके नीचे मांसपेशियाँ दिखाई पड़ेंगी नेचुरली। वो घाव नहीं है, इसको मैसरेशन बोला जाता है। घाव 3 प्रकार के होते हैं, तो काटा गया होगा वो इंसाइज वुंड कहलाता है, ठीक है, कुचला गया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो नेचुरल मैसरेशन की एक प्रोसेस रहती है जिससे घाव बनते हैं। सड़ी हुई बॉडी में आपने देखा होगा कैसे घाव बनते हैं, स्पेशली जब बॉडी पानी में डूबी रहती है। वो उस चीज़ वो चिन्ह जो थे दिखाई पड़ रहे हैं वो उस चीज़ की प्रतीत है कि उसको मरे बच्चे को गर्भस्थ शिशु को मरे हुए ज़्यादा टाइम निकल चुका था। और सर जैसे कि जो पीड़ित लोग हैं वो सबसे मुलाकात सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी कि डायरेक्ट लोग यही? नहीं, सरकारी अस्पताल में कोई मुलाकात नहीं हुई है। उनके परिजनों ने अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने सर को फ़ोन पे संपर्क किया था कि साहब हमारा ऐसा पेशेंट है और पेशेंट को क्या आपको दिखा सकते हैं क्या, ये इस प्रकार से इनका संपर्क हुआ था। क्या कारण था कि ये इतनी सीधी सी बात को मतलब पेशेंट या उनके परिजन को समझा नहीं पाए? देखिए, जब बच्चे को हैंडओवर किया गया, बच्चे को जब रात में 2:30 मरीज के परिजनों को हैंडओवर कर दिया गया और सुबह 9-10 बजे मरीज के परिजनों में आक्रोश दिखा। उनने जब बच्चे की बॉडी को ऐसे मैसरेटेड अवस्था में देखा तो इस प्रकार का एक केस हुआ था जिसमें सोना पटेल नाम की एक फीमेल थी, उसकी डिलीवरी हुई थी, जिसका ऑलरेडी अभी न्यायालय में केस लंबित है। वो केस चल रहा है, इसलिए उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं मानूंगा, मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन उसका हस्बैंड है जिसका नाम है ब्रजेश पटेल, उसके छोटे भाई के खिलाफ 2 केसेस हमारी अस्पताल प्रबंधन के जरिए चल रहे हैं और उनको शायद इस बात का आभास है, उन्हें अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। एक डिफेमिंग का केस चल रहा है, दूसरा डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का चल रहा है, जो कि कैमरे में बहुत एविडेंट है कि वो बेसिकली तोड़फोड़ कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो है ब्रजेश, वो इंटेंशनली मुझे और मेरे अस्पताल को बदनाम करने की नीयत से वहाँ पे पहुँचा, जिसकी बाइट शायद आप लोग देखोगी। वो ना मरीज का रिश्तेदार है ना उसका दोस्त है, और वो मेरे अस्पताल के सामने आके चिल्ला के बोला कि लाशों का अस्पताल है। ये उसका पर्सनल इंटेंशन था कि किसी से बदनाम करना। वो 10-15 लोग के साथ पहुंचा है, उसने बेसिकली मरीज के परिजनों को भड़काया है। उसके बाद से इतना हंगामा स्टार्ट हुआ है। क्या नाम बताइए सर? ब्रजेश पटेल। पहले ये क्या था? ब्रजेश पटेल की यहाँ पे अमृतुल की दुकान है, और ये कल मैंने उसके अगेंस्ट में डिफेमिंग का 25 लाख रुपए का अपने वकील के थ्रू नोटिस भिजाया है। बेसिकली ये एक प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस होता है। आप किसी हॉस्पिटल के सामने खड़े होके अगर उस अस्पताल को लाशों का अस्पताल बोलेंगे तो हमारी जो धारा है इंडियन, वो बेसिकली एक प्रकार क्रिमिनल ऑफेंस होती है। आप बिना किसी ग्राउंड के किसी डॉक्टर पे, किसी हॉस्पिटल पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं। आपके पास में आपको बेसिकली सोशल मीडिया इस प्रकार से पर्टिकुलरली टारगेट करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता है। तो हमारे वकील ने ये देखिए, ये कल मैंने नोटिस को भिजवा दिया है। वो बेसिकली अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के पर्पज से ये मरीज के परिजनों को भड़काया गया है, जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा है। सर ये किसी के कहने पे तो नहीं कर रहा है, इसके पीछे भी कोई हो? ये मुझे नहीं पता किससे कहने पे कर रहा है, लेकिन टोटली इंटेंशनली मुझे वो टारगेट कर रहा है और लगातार टारगेट कर रहा है। क्योंकि मंडला में यह स्थिति बन रही है, लगातार ये क्लिनिक खुल रहा है, हॉस्पिटल जो खुल रहे हैं, तो ये आपस में ये बातें सामने आ रही हैं। नहीं, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। बहुत ज्यादा आ रही है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में वहाँ पे ब्रजेश पटेल क्या कर रहा था मुझे भी नहीं पता है। ना वो मरीज का परिजन है, ना उसका दोस्त है, ना कोई है। सर एक और मेजर बात कि FIR भी हुई थी और साथ में जो है जिला हॉस्पिटल से यहाँ आपके हॉस्पिटल में जांच की टीम भी आई थी जी। इन दोनों का क्या हुआ? इस केस में नहीं, इस केस में FIR नहीं हुई है। पुलिस ने मर्म कायम किया है और बेसिकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो मामला भी ऑफिशियल है। मुझे भी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। CMHO से बात हुई थी तो CMHO ने ये बताया था कि हम जांच करने के लिए जा रहे हैं, फिर आई या नहीं आई? नहीं, टीम आई थी, उनने अपनी रिपोर्ट शायद सबमिट कर दी है। हमारी साइड से जो फॉर्मेलिटीज हमने कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट अभी ओपन नहीं की। जैसे ब्रजेश पटेल को आपको व्यक्तिगत टारगेट किया गया है, उसका कारण क्या हुआ? ब्रजेश पटेल की डिलीवरी एक्चुअली में हमारे यहाँ उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी फरवरी मंथ में, ठीक है, जो कि डॉक्टर निर्भया पतारी के द्वारा की गई थी। उस केस में भी मेडिकल टीम गठित हुई थी। उसमें भी बेसिकली जो दोषी पाया गया है
वो निर्भया पथारिया को दोषी पाया गया है। हॉस्पिटल, हेल्थ केयर हॉस्पिटल अथवा मुझे स्वयं डॉक्टर गुरु मोहन को टोटल क्लीन चिट मिली है, क्योंकि उसमें अस्पताल के स्टाफ का या डॉक्टर गुरु मोहन का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि ये डॉक्टर निर्भया पथारिया हमारे यहाँ की रेगुलर डॉक्टर नहीं है, वो विजिटिंग कंसल्टेंट हैं। उनका खुद के उनके क्लिनिक हैं, जहाँ पे वो 9 महीने उन्होंने उस पेशेंट का परीक्षण किया था, इन्वेस्टिगेशन करवाए थे। उनने हमारे हॉस्पिटल को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया था। हमने उनको बेड प्रोवाइड किया था, हमने उनको ऑपरेशन थिएटर और स्टाफ प्रोवाइड किया था। वो हम चूँकि हमारी सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसी ग्राउंड पे हमें मेडिकल टीम ने अथवा जो प्रशासन है, कोई किसी तरह कोई दोषी नहीं पाया था। नहीं, वो बाद में खुला है। डॉक्टर नहीं, उनका बाद में खुला है, उनके 2-3 महीने बाद में खुला है। बाहर से डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट, मैं डॉक्टर लिली सोसनेक का एनेस्थेटिस्ट हूँ और एनेस्थीसिया के लिए मुझे हेल्थ केयर बुलाया गया उसी पेशेंट के लिए, और मैं आके प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, उसमें मैंने पेशेंट का पूर्ण रूप से एग्जामिन किया, जैसे बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब देखते हैं। फिर प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, पूछते हैं हम लोग कि पहला कितने बच्चे हैं, पहला ऑपरेशन ऑपरेशन से हुआ कि नॉर्मल हुआ, तो उसने बोली सिजेरियन से हुआ है, तो सिजेरियन में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था। तो इन सब का मैंने पूर्ण रूप से एग्जामिन करके उसको एनेस्थीसिया के लिए फिट किया मैंने, और एनेस्थीसिया के लिए लिया। और उस समय भी मैं पूरी एनेस्थेटिस्ट नोट्स डालते हैं हम लोग फाइल में कि प्री ऑफ बीपी कितना था, फिर मेरा एनेस्थीसिया क्या दिया मैंने, फिर एनेस्थीसिया के बीच में उसका जो वाइटल्स, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब कैसा है, उसको एंट्री करते जाते हैं। और बीच में जब बेबी डिलीवर होता है तो उसका भी नोट्स डालते हैं। तो मैंने क्लियर लिखा है कि क्योंकि जब बेबी निकलता है तो उस समय हम पेशेंट के पास ही रहते हैं और देखते हैं, तो मैंने अपने नोट्स में, आप देखेंगे मेरे नोट्स, तो उसमें मैंने क्लियर लिखा है कि डेड मसरेटेड मेल बेबी डिलीवर्ड एंड पीलिंग ऑफ स्किन ऑन द फोरहेड और एब्डोमेन का पूरा यहाँ से लेके यहाँ जैसे बर्न कर देते हैं उस टाइप की स्किन पील हो रही थी। तो उस फाइंडिंग को मैंने लिखा है उसमें, आप देखिएगा मेरे नोट्स में। और बाकी पेशेंट को के रिलेटिव को बताने के लिए मैंने डॉक्टर अमित को बोला, लेकिन उस सर्जरी के दौरान हम इन सब पेशेंट के सामने नहीं कर सकते हैं बात, तो इसलिए फिर मैंने लास्ट में बोल दिया था कि आप बता दीजिए कि स्किन पील हो रही है, इसलिए मोर देन 24 आवर्स का बेबी डाइट है इसका, ऐसा बोला। पर बाकी एनेस्थीसिया के साइड से तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए थे, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, और पेशेंट फुली कॉन्शियस ओरिएंटेड थी। इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा। ऑपरेशन के तुरंत बाद मैं बाहर आके मैंने उनके जो पति है मनीष कछवा और उनकी जो माता जी है उनको बच्चे को दिखाया, मृत अवस्था में वो था, और बच्चे की जो संभवतः मृत्यु का ड्यूरेशन होगा 12 से 24 घंटे, ये चीज़ समझाया। पीलिंग ऑफ स्किन जो मैसरेशन का साइन है, और जो नाभि पूरी तरह से काली हो चुकी थी, इस बात की जानकारी दी। पेशेंट का जो ऑपरेशन हमने किया वो इमरजेंसी बेसिस पे किया है, क्लिनिकल ग्राउंड्स के हिसाब से। अगर हम नहीं करते तो जैसा मैंने को बताया कि ऑपरेशन के दौरान मुझे बच्चेदानी के टाके पूरे नरम लगे, पूरे कमजोर थे। अगर वो ऑपरेशन नहीं किया जाता तो पेन के साथ वो बच्चेदानी के टाके टूट जाते, बच्चेदानी फट जाती, अत्यधिक रक्तस्राव होता, अंदर जो इन्फेक्शन रहता है वो म्यूकोनियम के थ्रू पूरे शरीर में पूरा फैल जाता, बाकी ऑर्गन भी उसमें इन्वॉल्व होते, और ऐसे में माँ को बचा पाना काफी मुश्किल हो जाता। बाकी ऑपरेशन का निर्णय हमारा सही था। माँ चौथे दिन छुट्टी होके पूरी स्वस्थ हालत में घर गई। ये बात तो सही है डॉक्टर साहब। भी आउट हो गया, जबकि वो रजिस्टर्ड पेशेंट नहीं था, उसके पास कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी नहीं थे, कोई रिकॉर्ड्स नहीं था। 1 घंटे के अंदर जो भी था तुरंत हमने इमरजेंसी में डिसीजन लिया। तो सारी घटना 1 घंटे में हुई है, 1 घंटे के दौरान नहीं, पेशेंट का आया और बेबी के डिलीवरी टाइम वो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 1 घंटे के आसपास है। ठीक है सर। मैडम, मैं डॉक्टर वर्षा आर्या, मैं पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑब्स्टेट्रिक गायनी की, और मंडला में लगभग मुझे 10 इयर्स होने वाले हैं। और इसके पहले मैंने योगीराज में काम किया था, लगभग 3-3.5 साल से मैं सर के साथ में हेल्थ केयर हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। और यहाँ पर जो गायनिक केसेस हुए हैं उनमें लगभग 300 के आसपास डिलीवरीज हुई हैं, जिसमें नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियन डिलीवरी सारे शामिल हैं।
और अभी तक हमारे पास जो मैटरनल और चाइल्ड डेथ रेट है वो मतलब जो लाइव बच्चे हमारे पास आए हैं उनमें से किसी की भी अभी तक कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है। ऑलरेडी जो आईयूडीज़ हैं मतलब जो ऑलरेडी जिनका बच्चे का पेट में ही मृत्यु हो चुकी थी, हाँ, वो पेशेंट्स अलग छोड़ के मतलब जो लाइव पेशेंट्स आए जिनके बच्चे लाइव थे तो उनमें से कोई भी अभी तक हमारा मतलब डेथ से रिपोर्टेड नहीं है और ना ही कोई मैटरनल डेथ रिपोर्टेड है। माँ की मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर हमारे इसमें 0 है। तो वही मतलब मेरा आपको बताने का इंटेंशन है कि जो बेसिक हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उसमें ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया है कि इस तरह की कोई घटना हुई हो। ये चूँकि ये वाले केस में पहले से ही बच्चे की डेथ हो चुकी थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही इतना इसका इशू बनाया गया है। मैं पिछले 25 साल से मंडला जैसे अति पिछड़ा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जबकि मुझे मेरे जो सर्जिकल स्किल है मुझे किसी भी मेट्रो सिटी में अच्छे से अच्छा काम और अच्छे से अच्छा पैसा मिल सकता है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको बताने का ये है कि हम ये जो काम कर रहे हैं हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं, बेसिकली एक टाइप से एक प्रकार से उनकी सेवा भावना के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। इसके पहले हमने हेल्थ केयर अस्पताल मैं पहले कटरा अस्पताल में था, कई ऐसी सर्जरीज की हैं मेरे द्वारा की गई हैं और डॉक्टर लिली ने ही मुझे करवाई हैं जिसमें हमने मरते हुए मरीज को ही बचाया है। उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। वो सर्जरी के लिए सामान्यतः पेशेंट को मंडला से जबलपुर या नागपुर में रेफ़र कर दिया जाता था। इवन हेल्थ केयर हॉस्पिटल में सबसे बड़ा ओवेरियन ट्यूमर जिसका वजन लगभग 20 किलो था वो डॉक्टर वर्षा आर्या और हेल्थ केयर में ही निकाला गया है। और सबसे बड़ी मूत्राशय की पथरी जिसका वजन लगभग 250 ग्राम था। और ऐसे अन्य केस भी हैं जो हमने सक्सेसफुली हेल्थ केयर हॉस्पिटल में या अथवा कटरा अस्पताल में पहले कंडक्ट किए हैं। दूसरी चीज़ ये है कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जिसमें से एंडोस्कोपी ऐसी है 2005 से कर रहा हूँ जो मंडला में कहीं पे भी नहीं होती है। फाइब्रोस्कैन मंडला में कहीं नहीं होता, वो हमारा अस्पताल मरीजों को यहाँ उपलब्ध कराता है, वो भी 1800 रुपये के मिनिमम रेट पे, जिसकी वैल्यू 4 से 5 करोड़ जबलपुर या नागपुर में है फाइब्रोस्कैन की। और जहाँ तक बात है बाकी सर्जरीज की, वो भी काफ़ी किफ़ायती पैकेजेस में की जाती है। ये मैं आपको जस्ट एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य जो है, वी आर नॉट मनी माइंडेड पीपल। हमें ऐसा नहीं है कि हमें पैसा कमाना तो हम चारों में से हम मेट्रो सिटीज़ में भी हो सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसका बेसिक उद्देश्य है कि हमें यहाँ के लोगों की, डॉक्टर साहब खुद नागपुर से बिलोंग करते हैं, वो जयपुर से मंडला आए, आप समझिए वो क्यों आए होंगे, पैसा कमाने, उनको पैसा कमाना हो तो वो क्यों यहाँ शिफ्ट होते हैं। आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं यही आप लोग सब गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव चीज़ें आप लोग, मैं इवन आप लोग के माध्यम से आम जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके डोर स्टेप फैसिलिटी जिसको बोला जाता है, कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग अगर हमें ऐसा करके सपोर्ट नहीं करेंगे हमारा मनोबल टूटता है और हमें आगे काम करने के लिए जो बेसिकली मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जनता की साइड से, मीडिया की साइड से, आप समझिए उस चीज़ को। उसके कारण हम फिर ऐसे इस प्रकार के जो क्रिटिकल केसेस होते हैं हम उठा के रेफ़र करेंगे पेशेंट को। हम क्यों रिस्क लेंगे, मैं क्यों इतना मेंटल टेंशन लूँगा, ये क्यों लेंगी डॉक्टर साहब, क्यों लेंगे हम इतना स्ट्रेस क्यों लेंगे। आप समझिए रात के 2 बजे वो व्यक्ति किसी महिला की जान बचा रहा है और उसको, मुझे और उसको इतना क्रिटिसिज्म क्यों झेलना पड़ रहा है। आप उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और आखिर में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।